दोस्तों, याद है आपको 2008 का मुंबई का हमला? उस वक्त दुश्मन समुंदर के रास्ते आया था हाथ में बंदूक लेकर के। लेकिन आज 2026 में दुश्मन को आने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने घर पर बैठ करके हमारे बैंक सिस्टम को हैक कर सकता है, ड्रोन से बॉर्डर पार करके हथियार फेंक सकता है, सोशल मीडिया पर झूठ फैला करके शहर में आग लगा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या 1860 में लिखा हुआ आईपीसी का कानून आज के इस नए खतरों को रोक सकता है? तो अगर आप इस पे थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये लगेगा बिल्कुल नहीं। इसीलिए 2026 में भारत ने दो बड़ी चीजें लॉन्च की हैं। एक नई पॉलिसी जिसका नाम है प्रहार और एक नया कानून जिसका नाम है बीएनएस सेक्शन 113। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छा कदम है या इसके साथ साथ कुछ ऐसी चिंताएं भी हैं जो आम नागरिक को सोचने पर मजबूर करती हैं? आज हम दोनों पहलुओं को देखेंगे, बिल्कुल सीधा और साफ। देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी सुरक्षा और आपके अधिकार दोनों से जुड़ी है। पहले समझते हैं ये प्रहार क्या है, अब ये क्यों जरूरी था। पहले क्या होता था कि आईबी, रॉ, एनआईए, स्टेट पुलिस सब अपने अपने तरीके से काम करते थे। एक हाथ को नहीं पता होता था कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। इसी वजह से बहुत बार साजिशें पकड़ी नहीं जा सकती थी वक्त पर। प्रहार ने ये सब बदला है। अब पूरी सरकार, सेंटर और स्टेट एक साथ काम करती है। इसके 5 बड़े कदम हैं। पहला है प्रिवेंशन, मतलब कि साजिश होने से पहले ही उस चीज को पकड़ा जा सके। सर्विलांस और डिजिटल मॉनिटरिंग को बढ़ाया गया है। लेकिन भारत में कोई इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी नहीं है, मतलब सरकार आपके फोन पर नजर रख सकती है और रोकने वाला उसको कोई भी नहीं है, ऐसा उसमें कहा गया है। उसके बाद दूसरा है रिस्पॉन्स। 2008 में एनएसजी 10 घंटे बाद पहुंची थी, अब तुरंत एक्शन का वादा दिया गया है इसमें। लेकिन छोटे स्टेट्स में अभी भी ट्रेंड यूनिट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स पुराने हैं। सिर्फ कानून लिख देने से रिस्पॉन्स फास्ट नहीं हो जाता है, बजट और ट्रेनिंग भी उसके लिए चाहिए होती है, जो अभी तक नहीं मिली है। तीसरा है एग्रेशन। इसमें क्या है, सेंटर और स्टेट एक साथ मिलकर पूरी तरीके से काम करेंगे। लगता तो अच्छा है, लेकिन जब दोनों जगह अलग अलग सरकारें होती हैं तो कोऑर्डिनेशन सिर्फ कागजों पर रह जाता है, सही से बन नहीं पाता है। चौथा है ह्यूमन राइट्स। कानून के दायरे में रह करके ही कार्रवाई की जाएगी। ये लाइन बोलने में तो काफी ज्यादा सुंदर लगती है, लेकिन यूएपीए के अंदर काफी लोग अरेस्ट होते हैं और बिना ट्रायल के ही जेल में वो लोग रह जाते हैं। पांचवा है रेडिकुलेशन रोकना, सबसे जरूरी पिलर। रेडिकुलेशन की जड़ खत्म करो, लेकिन डी रेडिकुलेशन का कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम नहीं है, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ बड़ी बातें, जमीन पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन नीति तब काम करती है जब उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं जिनका दुरुपयोग सरकार अपने कामों के लिए करती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ये जो बीएनएस सेक्शन 113 है ये आखिर है क्या। अब हमारे पास आईपीसी में टेररिज्म शब्द ही नहीं था, हम यूएपीए जैसे अलग कानून पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब बीएनएस सेक्शन 113 ने ये कमी दूर कर दी है। अब इसमें नई परिभाषा आ गई है। पहले सिर्फ बम ब्लास्ट या शूटिंग को ही आतंकवाद माना जाता था, लेकिन अब इसमें और भी कई चीजें शामिल कर ली गई है, जैसे कि साइबर अटैक करके सरकारी तंत्र को तोड़ना, नकली करेंसी फैलाना, देश की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना, ड्रोन से हथियार या एक्सप्लोजिव को गिराना। ये बदलाव तो बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आज के आतंकवाद का चेहरा भी बदल चुका है। अब पहले क्या था कि किसी आतंकवादी की संपत्ति जब्त करने में काफी ज्यादा समय लग जाता था, कोर्ट डेट्स, डिलेज, लूप होल्स। लेकिन अब सबूत मिलते ही बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को तुरंत सीज किया जा सकता है और आतंकवाद की फंडिंग का रास्ता भी सीधा बंद किया जा सकता है। अब इसमें सजा को भी काफी ज्यादा साफ किया गया है कि अगर हत्या हुई है तो मृत्युदंड वरना आजीवन कारावास, बीच का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब वो हिस्सा जो बहुत ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक जागरूक नागरिक का काम सिर्फ ताली बजाना नहीं होता है, सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है तो उसके पीछे की मंशा क्या है और वो किस तरीके से यूज होगा, यह भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें कुछ सवाल भी उठते हैं। पहला सवाल है, परिभाषा बहुत ही बड़ी कर दी गई है। जैसे कि बीएनएस 113 में एक परिभाषा है कि पब्लिक ऑर्डर को बाधित करना। अब क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि ये फेज इतना ब्रॉड है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब ये सोचिए कि एक स्टूडेंट आंदोलन है, एक किसान धरना है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्या इन्हें भी इन कानून के दायरे में लाया जा सकता है? क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते ही हैं। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, दुनिया भर में ऐसे कानून पहले ही आम लोगों के खिलाफ यूज हो चुके हैं। और दूसरा सवाल, दो कानून। ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे है कि हमारे पास पहले से यूएपीए जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सख्त है, अब बीएनएस 113 भी आ गया है। दो कानून होने से क्लियरिटी आने की जगह कंफ्यूजन बढ़ता गया है और पुलिस को इतनी ज्यादा पावर मिल गई है कि वो किसी को भी
भी बिना ट्रायल के लंबे वक्त तक अंदर रख सकता है। और तीसरा सवाल, गिरफ्तारी ज्यादा सजा कम। ये तथ्य सब ज्यादा चिंताजनक है कि भारत में टेरर केसेस में कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% है। मतलब अगर 100 लोग गिरफ्तार होते हैं तो उसमें से 2 या 3 लोगों को ही सजा मिल पाती है, बाकी सालों साल कोर्ट का चक्कर, जिंदगी बर्बाद हो जाती है इसी के अंदर। नए और सख्त कानून से अगर सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारियां ही बढ़ती हैं लेकिन सजा नहीं, तो मासूम लोगों के साथ अन्याय होना तय है इसमें। और चौथा सवाल, ओवरसाइट का अभाव। इस कानून में एसपी लेवल के अधिकारी को भी बहुत ही ज्यादा शक्ति दे दी गई है, लेकिन उस पर चेक करने वाला कोई मजबूत मैकेनिज्म अभी भी नहीं है। बिना अकाउंटेबिलिटी के इतनी पावर ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल आप लोग देखते हैं कि पुलिस कितना ज्यादा बर्बरता लोगों के साथ कर देती है। ये सवाल उठाने का मतलब ये नहीं है कि कानून गलत है, मतलब ये है कि कानून को और बेहतर बनाना होगा ताकि आम लोग इससे परेशान ना हो। अब बात करते हैं उन नए खतरों की जो प्रहार का सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन है। 2023 में पंजाब में ड्रोन से सीधा हथियार ड्रॉप हुए थे बॉर्डर पार से। 2024 में एक बार सरकारी नेटवर्क पर साइबर अटैक की कोशिश हुई थी, और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हमारे पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा डिजिटल हमला होता है, पूरा देश घंटों के लिए ठप हो सकता है। ये सच है और ये डरावना भी है, लेकिन बहुत जरूरी है। क्या प्रहार ने सच में इन खतरों के लिए कोई दमदार तैयारी की है? जरा सोचिए, भारत में अभी भी डेडिकेटेड साइबर कोर्ट्स नहीं है। डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में प्रूफ करना अभी तक एक लंबी प्रक्रिया है और थका देने वाली प्रक्रिया है। और जो एआई सर्विलांस की बात हो रही है प्रहार में, उसको लेकर के कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है। मतलब सरकार एआई से आप पर नजर रख सकती है, लेकिन उस नजर को कौन रोक सकता है? फिलहाल कोई नहीं। और एक बात, साइबर अटैक में यूजली कोई चेहरा नहीं होता है, कोई सीधा प्रूफ नहीं मिलता है। तो ऐसा कानून जो साइबर थ्रेट को आतंकवाद माने, उसका गलत इस्तेमाल भी आसानी से किया जा सकता है। कोई भी अपोजिशन लीडर, जर्नलिस्ट या फिर एक्टिविस्ट अगर सरकार चाहे तो साइबर थ्रेट के नाम पर निशाना बना सकती है। ड्रोन थ्रेट तो रियल है, लेकिन उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ कानून नहीं, टेक्नोलॉजी और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और वहां भी अभी काफी ज्यादा कमी है। तो सीधा सवाल यह है कि क्या प्रहार ने सिर्फ और सिर्फ कानून की ताकत बढ़ाई है, या सच में उन खतरों का हल निकाला जिसका डर दिखा करके कानून पास कराया जा रहा है? ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।